हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वे टू इंग्लिश लिटरेचर। मेरा नाम है अर्शीन और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जैसे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813, मकाउलेज मिनट, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, हंटर कमीशन रिपोर्ट। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है। टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए ट्रेड करने के लिए तो उनकी कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे यूके की पार्लियामेंट ने एग्रीमेंट लेटर साइन करके दिया था इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए। इस एग्रीमेंट लेटर को हम जानते हैं चार्टर एक्ट के नाम से, जो फर्स्ट टाइम साइन किया गया था 1793 में, जो कि हर 20 साल में रिन्यू होता है। जब फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो पहले पहले उनका मकसद सिर्फ इंडिया के साथ ट्रेड करना था, ना कि इंडिया पे रूल करना। लेकिन जैसे जैसे उन लोगों ने इंडिया पे रूल करना स्टार्ट कर दिया, तब यहाँ पर ऑफिस वर्कर्स की ज़रूरत होने लगी जिन्हें इंग्लिश आती हो। तब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि यहाँ पे इंग्लिश स्कूल स्टार्ट करने की ज़रूरत है। 20 साल चार्टर एक्ट को हो चुके थे। जब 1813 में इसके रिन्यू होने की बारी आई, तब यहाँ पर दो चीज़ें हुई। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म होकर पार्लियामेंट ऑफ यूके को चली गई। जो एक अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया पे रूल करने के लिए, वो पार्लियामेंट को चला गया ऑफ यूके। और दूसरा क्लॉज ये ऐड हुआ कि गवर्नर जनरल को 1 लाख रुपीज़ एनुअली एजुकेशन ऑफ इंडिया पे खर्च करने हैं। वहाँ पे इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ऐड होनी है। जिसके बाद यहाँ कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स बनना स्टार्ट हो गए और यहाँ पर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ऐड हो गई। आई होप कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आप लोगों के अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे नाम आता है जॉर्ज बैबिंगटन मकाउले का, जिन्हें इंडिया के फादर ऑफ इंग्लिश कहा जाता है, जो कि मकाउलेज मिनट के नाम से फेमस हैं। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के सामने अपने व्यूज़ रखे थे। मिनट मीन्स यहाँ पे व्यूज़ हैं, जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ों की डिमांड की थी, जैसे कि वो वेस्टर्न एजुकेशन लाना चाहते थे इंडिया में। वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश सिखाने से नहीं है। वेस्टर्न एजुकेशन में एस्ट्रोनॉमी, कल्चर, हिस्ट्री, फिलॉसफी, रिलीजियन सब कुछ वेस्टर्न चाहते थे वो, जिसके लिए उन्हें ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो इंडियन इन ब्लड एंड कलर हो, लेकिन मोरल्स एंड ओपिनियन में इंग्लिश हो। क्योंकि अगर सीधा ब्रिटिशर्स बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते तो वहाँ के लोग भड़क सकते थे इंग्लिश पढ़ाने के लिए। तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ की डिमांड रखी। और दूसरा, वो रेनेसा लाना चाहते थे इंडिया में। जैसा कि रेनेसा इंग्लैंड में आया था, वैसे ही रेनेसा वो इंडिया में लाना चाहते थे वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू। और इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज भी यूज़ करना चाहते थे। उस टाइम पे ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की पर्शियन थी, लेकिन उन्होंने पर्शियन को रिप्लेस करके इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज करार दे दिया। सर विलियम बेंटिक ने उनके इस मिनट्स को अग्री कर लिया, जबकि उनके अपोजिशन में जो लोग खड़े थे वो ट्रेडिशनल लैंग्वेज को ही तरजीह देना चाहते थे, लेकिन विलियम बेंटिक ने मकाउलेज मिनट को एग्री कर लिया। करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट वर्क, वुड्स डिस्पैच की, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है द ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम, जो कि 1854 में हुआ था। इसमें सर चार्ल्स वुड ने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया था। अब तक जो प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई स्कूल्स खुले थे, अब हायर एजुकेशंस के लिए यूनिवर्सिटीज़ भी खोली गई। वुड्स डिस्पैच में गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन पे भी जोर दिया गया। इससे पहले इंडिया में गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन के बारे में किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। एंड 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की गई। ये था हमारा वुड्स डिस्पैच। अब हमारा लास्ट इम्पॉर्टेंट वर्क समझना बाकी है, जिसका नाम है हंटर कमीशन रिपोर्ट, जिसमें इंग्लिश स्कूल और कॉलेज के ऊपर इंक्वायरी बिठाई गई थी उसकी प्रोग्रेस के लिए, जिसमें डिसीजन लिया गया कि लिटरेट
कैंडिडेट्स के लिए लोअर लेवल्स पर गवर्नमेंट जॉब्स अपॉइंट की गई और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में प्राइमरी स्कूल बनाए गए। इसको हंटर कमीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सर विलियम हंटर के अंडर मीटिंग अपॉइंट हुई थी। ये हमने पूरा 19th सेंचुरी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया पढ़ लिया। 1911 में इंडिया की कैपिटल कोलकाता को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया और 1947 तक आते आते क्रिश्चियन मिशनरीज एंड उनके सपोर्टर्स की वजह से वेस्टर्न एजुकेशन ने अपने कदम इंडिया में अच्छी तरह से जमा लिए। तब ब्रिटिशर्स को वेस्टर्न एजुकेशन से इंडिया में फ़ायदा हो रहा था और अब इंडिया को वेस्टर्न एजुकेशन से बहुत फ़ायदा हो रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस हिंदी को जब ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की बनाया जाने लगा तब तमिल के लोगों ने इस बात का विरोध किया। वो इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते थे क्योंकि आज के ज़माने में इंग्लिश लिंगुआ फ्रैंका है। लिंगुआ फ्रैंका मतलब होता है बात करने का ब्रिज। जैसे अगर हमें तमिलनाडु जाना हो तो हमें वहाँ की नेटिव लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ के लोगों से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। ऐसे ही इंग्लिश का यूज़ करते हुए हम एज अ स्टूडेंट और या फिर हमें जॉब अपॉइंटमेंट के लिए वर्ल्ड वाइड कहीं भी जा सकते हैं। इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज यूज़ होती है यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज यूज़ होती है इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका, फ्रांस और एज अ फॉरेन लैंग्वेज यूज़ होती है चाइना में क्योंकि पूरे चाइना में सिर्फ चाइनीज़ बोली जाती है। वो लोग इंग्लिश का इस्तेमाल सिर्फ ट्रेड करने के लिए करते हैं। ब्रिटिशर्स के आने से इंडिया को जैसे जैसे नुकसान हुआ वहीं कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत फ़ायदा भी हुआ है इस चीज़ का। जैसे कि सती रूल को हटा दिया गया जिसमें पत्नी को अपने पति की अर्थी के साथ जला दिया जाता था, वो रूल अंग्रेज़ों ने हटा दिया और विडो की रीमैरिज होना स्टार्ट हो गई। गर्ल चाइल्ड को पढ़ने की आज़ादी मिली और इंग्लिश एजुकेशन से तो आज हम सब फ़ायदा उठा रहे हैं। इंडियन रेलवे ब्रिटिशर्स की वजह से आया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज स्टार्ट हुई। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद पूरे इंडिया में एक कानून आया, डेमोक्रेसी आई। जैसे पहले किसी स्टेट में कोई राजा राज कर रहा है तो ये सब चीज़ ख़त्म हो गई, पूरा इंडिया एक हो गया। गाइस, ये था हमारा वीडियो पार्ट 1। पार्ट 2 में हम इम्पॉर्टेंट इंडियन राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि आप लोगों को मेरी आने वाली हर वीडियो का पता चल सके। थैंक यू।